हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्र अफ़गानिस्तान के हालातों के बारे में। अभी खबरों में लगातार बनी रहने वाली यह घटना है कि तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुका है। इस घटना ने न सिर्फ अफ़गानिस्तान की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है, बल्कि भारत सहित दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों को भी चिंतित करके रख दिया है। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के द्वारा कब्जे के बाद मची अफरा-तफरी और आतंक से एक बार फिर तालिबान के पहले वाले शासन यानी 1996 से 2001 की डरावनी यादें लोगों के जहन में घुमड़ने लगी हैं कि अब अफगानिस्तान के भविष्य का क्या होगा। क्या अफगानिस्तान फिर से अपने पुराने दौर में वापस लौट आएगा? जबकि तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के देशों को आश्वस्त करना चाहा है कि अब खून खराबे का दौर समाप्त होगा तथा एक समावेशी इस्लामी सरकार की स्थापना होगी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के संवेदनशील रहने वाली है। लेकिन तालिबान के मामलों की गंभीर समझ रखने वालों में उसके बातों में तनिक भी भरोसा नहीं है। जिस तरह काबुल की घेराबंदी के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी देश छोड़कर चले गए और तालिबान ने काबुल में प्रवेश किया और नागरिकों के चेहरों पर आतंक का भाव दिखा, लोगों में अफरा तफरी मच गई, वहाँ से भागने का जुगाड़ चलने लगा और किसी भी तरह से काबुल या अफगानिस्तान से निकल करके सुरक्षित जगह में पहुँच जाने की ललक लोगों में जो दिखी, यानी अपनी जान को बचाने की जो ललक दिखी, उससे तालिबान के पहले वाले दौर को समझा जा सकता है। इस तरह से नागरिकों में वहाँ से किसी भी हालत में निकल जाने का जो खौफ दिखा, वह न सिर्फ तालिबान के पहले वाले शासन की डरावनी यादों की वजह से हुआ, बल्कि आने वाले भविष्य की आहटें भी लोगों ने सुनी और वहाँ से निकलना ही उचित समझा। लेकिन इनमें से अधिकतर दुर्भाग्यशाली रहे जो अभी भी अफगानिस्तान छोड़ने की चाहत में इंतजार करते रह गए हैं। उस वक्त तालिबान ने अफगानी नागरिकों पर परंपरा और शरीयत का हवाला देते हुए तरह तरह की बंदिशें लगा दी थीं। पुरुषों को लंबी दाढ़ी रखनी अनिवार्य कर दी गई थी। नाच गान, संगीत, टीवी, थिएटर, क्रिकेट आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया था। खासकर अफगानी महिलाओं की आज़ादी पूर्णतः बाधित कर दी गई थी। बिना पुरुषों के साथ लिए घर से निकलने की मनाही हो गई थी। चेहरे को बुर्का हिजाब से ढके बिना घर से बाहर कदम रखना प्रतिबंधित हो गया था। 10 वर्ष से ऊपर की लड़कियों को पढ़ाई वर्जित कर दी गई थी। इस तरह से उनकी खास कट्टरपंथी सोच ने पूरे इस्लाम जगत सहित पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या अभी भी दुनिया के कुछ हिस्से मध्यकाल में ही वापस लौटने वाले हैं। फरवरी 2020 में दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुई, जिसमें अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला लिया। अफगानिस्तान से वापस जाने की औपचारिक घोषणा के साथ ही घटनाक्रमों में तेजी से बदलाव हुए और एक बार तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस भी इसे भांप नहीं पाई थी। इतना तेजी से बदलते घटनाक्रम क्या अचानक से उठने वाली एक आतंकवादी घटनाक्रम मात्र है, या इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी? आइए हम लोग भी अफगानिस्तान के संक्षिप्त इतिहास की पड़ताल करके देखें, खासकर वर्तमान के 40 वर्षों में घटित राजनीतिक घटनाक्रमों में तालिबान के उदित होने की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद 1919 में अफगान स्वतंत्र घोषित हुआ और अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में सरकार बनी और 1926 में वह अफगानिस्तान को राजतंत्र घोषित कर दिए और वहाँ के राजा बने। उनके शासनकाल में आधुनिक सुधारों का जन्म हुआ और तेजी से अफगानिस्तान में आधुनिकता आनी शुरू हुई। महिलाएं बुर्का से आज़ादी का भी स्वप्न देखने लगीं। घरों से बाहर निकलना और नौकरी हासिल करना अफगानी महिलाओं का स्वप्न पूरा होते हुए दिखने लगा। लेकिन राजा के द्वारा किए जा रहे सुधारों की वकालत कट्टरपंथियों को पसंद नहीं थी। फलतः 1929 आते आते हबीबुल्लाह कलाकानी के नेतृत्व में एक विद्रोह हो गया और अमानुल्लाह खान देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अमानुल्लाह खान के एक नज़दीकी रिश्तेदार मोहम्मद नादिर खान ने विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन वह खुद राजा बन बैठे। 1929 से 1933 तक वह अफगानिस्तान पर शासन किए और उनके शासनकाल में लगभग अशांति रहा। फिर से एक बार कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत के आगे राजा नतमस्तक हो चुका था
और महिलाएं घरों में बंद हो चुकी थीं। यानी पहले से अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में शुरू हुए सुधार कार्यक्रम बंद हो चुके थे और कट्टरपंथियों की बल्ले बल्ले हो चुकी थी। और इस तरह से 1933 का दौर आ गया और फिर से एक बार अफगानिस्तान में शांति का दौर होना शुरू हुआ। यानी 1933 में जहीर शाह अफगानिस्तान के शासक बने और गाड़ी पटरी पर लौट आई। अफगानिस्तान में आधुनिकता का दौर शुरू हो गया, अस्थायी सरकार मिली, नागरिक सुविधाएं काफ़ी बढ़ी, खासकर महिलाओं की आज़ादी का ख्याल रखा गया। वे अपने मन के मुताबिक कपड़े पहन सकती थीं और नौकरी हासिल कर सकती थीं। जहीर शाह के शासनकाल में ही 1953 में उनके चचेरे भाई दाऊद खान प्रधानमंत्री बने और उनका झुकाव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार की तरफ ज़्यादा था। वे आधुनिक सुधारों के बड़े पैरोकार तो थे, लेकिन विदेशी हस्तक्षेप की चुकाई जाने वाली कीमत को वह नहीं जान सके तथा सोवियत संघ की परोक्ष हस्तक्षेप से ही उन्होंने विद्रोह किया। राजशाही का अंत हो गया और एक कम्युनिस्ट झुकाव वाली सरकार का जन्म हुआ और यह 1973 में हुआ। दाऊद खान के भी नेतृत्व में सुधार कार्यक्रम चलते ही रहे और महिलाओं की कई आज़ादी मिली। 1975-77 के दौरान में एक नए संविधान ने रूप लिया, लेकिन 1978 में उनकी भी हत्या कर दी गई और सत्ता हासिल कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य नूर मोहम्मद तर्की ने। उन्होंने एक विद्रोह के बाद उस सत्ता को हासिल किया था जिसमें दाऊद खान की हत्या कर दी। इस तरह सोवियत संघ के सहयोग से 1978 में तर्की की आई हुई सरकार ज़्यादा टिक नहीं पाई और कट्टरपंथियों का जोर बढ़ा और लगभग एक साल में ही उनकी हत्या हफीजुल्लाह अमीन के द्वारा कर दी गई, जो उन्हीं की पार्टी के सदस्य थे और वह बढ़ती हुई इस्लामिक कट्टरपंथ का प्रतिनिधित्व करने वाले में से एक थे। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका भी इन सब घटनाओं को देखते हुए चुप बैठने वाला नहीं था। फलतः उसने भी अपने सहयोगी पाकिस्तान को हवा देना शुरू किया। पैसे, हथियार और तकनीक के माध्यम से पाकिस्तान मुहरा बना और अफगानी राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लगभग एक वर्ष में ही तर्की की हत्या उन्हीं के पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य हफीजुल्लाह इस तरह से अमेरिका के लिए भी अफगानिस्तान सामरिक महत्व का बनते जा रहा था। उसने सोवियत संघ के विरोध के नाम पर पाकिस्तान का पक्ष लेना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान के पक्ष वाली सरकार बनाई जा सके जो अंततः अमेरिका का मित्र होगा। इस तरह से अमेरिका के लिए भी अफगानिस्तान सामरिक महत्व का बन गया। उसने सऊदी अरब को भी साथ ले लिया और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार के विरोध के नाम पर उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तभी रूस की मदद से अफगानिस्तान में तख्तापलट हो गई थी और सैयद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और चीन ने मुजाहिदीनों को बढ़ावा देना शुरू किया। उनको पैसे और हथियार दिए जाने लगे ताकि रूसी सेना का खिलाफत किया जा सके। इस तरह से मुजाहिदीनों की फौज तैयार होने लगी। उस वक्त अधिकतर मुजाहिदीन यानी लड़ाके गांवों के युद्ध लॉर्ड्स थे जिन्हें लड़ाई पसंद हुआ करती थी ताकि वे अपना वर्चस्व अपने कबीले में बनाए रख सकें तथा अफगानिस्तान की राजनीति में वे हावी हो सकें। साथ ही साथ अफगानिस्तान की पारंपरिक व्यवस्था लोया जिरगा में वह महत्व हासिल कर सकें और वहां पर वर्चस्व कायम कर सकें। अफगानिस्तान की आबादी तकरीबन 4 करोड़ की है, जिसमें पश्तो लोग बहुसंख्यक हैं, यानी उनकी संख्या लगभग 42% है। 27% ताजिक, 9% हजारा, 9% उज्बेक के साथ ही आयमा, तुर्कमेन और बलूच भी अफगानी जनसंख्या में शामिल हैं। 99.7% के करीब में इस्लाम को मानने वाले हैं। जाहिर तौर पर मुजाहिदीनों में पश्तो लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा थी क्योंकि वे वहाँ के बहुसंख्यक हैं, लेकिन उनमें दूसरे समुदायों के लोग भी भरपूर संख्या में थे। पाकिस्तान के पश्तो वाले इलाके से भी मुजाहिदीन तैयार होने लगे।
अब पाकिस्तान अपने मुल्क में कट्टरपंथियों को पहले से ज्यादा प्रश्रय देने लगा और अमेरिका से उपलब्ध कराए गए धन और हथियार के दम पर नए मुजाहिदीनों को तैयार करने लगा। यह सब कुछ किया जा रहा था अफगानिस्तान में इस्लाम बचाने के नाम पर, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इन घटनाओं से इस्लाम को कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। बस एकमात्र उद्देश्य था अफगानिस्तान में कठपुतली सरकार को लाना जो अमेरिका के इशारों पर काम कर सके। इस तरह मुजाहिदीनों ने नजीबुल्लाह की सरकार को अपदस्थ करने की योजना बनाई। इस तरह दिसंबर 1979 से फरवरी 1989 तक की करीब 9-10 वर्षों तक चली इस युद्ध में 10 लाख के करीब में लोग मारे गए। वहीं सोवियत संघ को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। उसके अरबों रुपये तो बर्बाद हुए ही, करीब 15,000 सैनिक भी मारे गए। इस तरह सोवियत संघ को अफगानिस्तान में टिके रहना मुश्किल होने लगा था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन 15 राज्यों में हो गया और उसकी शक्ति काफी छिन्न हो गई। इस तरह से शीतकाल का युद्ध का दौर लगभग समाप्त हो गया और अब बचा अमेरिका एकमात्र महाशक्ति। इस तरह से रूस की तरफ से उसकी चुनौती समाप्त हो गई और रूस 1989 में अंतिम रूप से अफगानिस्तान से वापस चला गया और नजीबुल्लाह अपने रहमो करम पर बचे रह गए और उन्हें लगातार मुजाहिदीनों से चुनौती मिलते रही। अगले 3 वर्षों में यानी 1992 आते आते नजीबुल्लाह को अपदस्थ कर दिया गया और इस तरह से बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार बनी जो कि एक कठपुतली सरकार की तरह काम कर रही थी और आपस में मुजाहिदीन भी वर्चस्व के लिए लड़ भिड़ रहे थे और इस तरह से अफगानिस्तान अंतर्द्वंद से कराह रहा था। मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ रही थीं, लड़ाके आपस 1986 में डॉक्टर नजीबुल्लाह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी और उनके नेतृत्व में लगा था कि अफगानिस्तान आधुनिक सुधारों का पैरोकार बनेगा। महिलाओं को हक देने की बात हुई थी और देश धर्मनिरपेक्षता की राह पर आगे चल निकला था, लेकिन मुजाहिदीनों को यह सब पसंद नहीं था और वे नजीबुल्लाह सरकार को अपदस्थ करने के लिए लगातार लड़ते आ रहे थे। और जब रूसी सेना 1989 में वापस चली गई तो मुजाहिदीनों में आपस में ही काट मार छिड़ गई और उसी वक्त वहां का गृह युद्ध में फंसा हुआ अफगानिस्तान में कबायली नेता अब्दुल गनी बरादर ने मोहम्मद उमर के साथ मिल करके कंधार में एक मदरसे को स्थापित किया। वही आगे चल करके तालिबान का जन्मदाता सिद्ध हुआ। इस तरह से अमेरिका से मिले हुए पैसों का दुरुपयोग हुआ। अमेरिका ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण और विकास के लिए पैसे देने शुरू किए थे और जिस पैसे का पाकिस्तान दुरुपयोग करते आ रहा था उसने तालिबान जैसे संगठन को बढ़ावा देना शुरू किया था। दरअसल उन पैसों का उपयोग पाकिस्तान अपने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के उपयोग पर करते आ रहा था ताकि उनमें कट्टरपंथी सोच पैदा की जा सके। उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र पाकिस्तान के तो थे ही, अफगानिस्तान के कई कबीलों के नौजुवक भी वहां पर आकर के खासी ट्रेनिंग ले रहे थे। इस तरह से 1994 में पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी छात्रों के एक छोटे समूह से तालिबान का गठन हुआ था जो धीरे धीरे अफगानिस्तान की राजनीति में लोकप्रिय होते चला गया था और फलतः 1996 में पुराने मुजाहिदीनों का किनारा करते हुए 1992 में बनी हुई बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को अपदस्थ कर दिया और खुद सत्ता को हथिया लिया। एक तरफ अफगानिस्तानी जनता के एक
सेक्शन द्वारा तालिबानियों का स्वागत हुआ, क्योंकि इन लोगों ने शुरुआती दौर वाले मुजाहिदीनों के खिलाफ में काम किया था और रेप वगैरह की घटनाओं का इन लोगों ने विरोध किया था। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अराजकता की स्थिति में सुधार सहित संरचनात्मक ढांचे के विकास में तालिबानियों ने शुरुआती दौर में योगदान देना शुरू किया, जिससे अफगानिस्तानी जनता पुरानी सरकारों की अपेक्षा थोड़ी राहत महसूस की। लेकिन इनकी खास कट्टरपंथी सोच ने लोगों को आगे चल करके सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों में भय कायम करने के उद्देश्य से सितंबर 1996 में नजीबुल्लाह की हत्या करके उनके शव को घसीटा गया और अंत में लैंप पोस्ट से टांग दिया गया, ताकि शव प्रदर्शन के माध्यम से लोग डर जाएं, आतंकित हो जाएं और तालिबानियों का विरोध करना छोड़ दें। महिलाओं पर तमाम तरह की बंदिशें लाद दी गईं। अलकायदा प्रमुख को सहयोग मिलना शुरू हुआ। ओसामा बिन लादेन के लिए तो अफगानिस्तान शरणगाह ही बन गया और वहां रहते हुए उसने अमेरिका तक में भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के कई क्षेत्र आतंकवादियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करने लग गए और अंततः 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर्स पर आतंकवादियों का हमला हो गया और ट्विन टावर्स को हवाई हमलों से ढहा दिया गया। तब जाकर के अमेरिका कहीं नींद से जगा और उसे आतंकवाद के खिलाफ में लड़ने की सूझी और उसने अन्य देशों की तरफ भी मुंह उठा करके देखा, यूएन से सहयोग लेने को भी सोचा। लेकिन अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और वह नेटो संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश भी है। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अलकायदा को सबक सिखानी है। लादेन का पता ढूंढने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पाकिस्तान के सहयोग से उन्हें सब कुछ मालूम चल गया कि वह पड़ोसी देश अफगानिस्तान में पल बढ़ रहा है और उसके सहयोगी हैं तालिबान। 1996 में तालिबान की जब सरकार बनी थी तो मात्र 3 ही देश उसे मान्यता दे रखे थे। एक था पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन 2001 में अमेरिका पर हमले के बाद इन देशों ने तालिबान से किनारा करना शुरू किया और तालिबान अकेला पड़ते चला गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोला और तालिबान की सत्ता समाप्त हो गई और अलकायदा प्रमुख को वहां से भाग करके पाकिस्तान में छुप करके शरण लेनी पड़ी, जिसकी हत्या बाद में अमेरिका ने ढूंढ करके कर दी। हामिद करजई के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और नाटो ने अफगानिस्तान में सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 11 अगस्त 2003 से काबुल में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल की एक टुकड़ी बहाल कर दिया, जो आगे चल करके 2006 में पूरे देश में विस्तृत हो गया और इसने अफगान बलों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा भी उठाया और मानवाधिकारों की बहाली का उसने वचन दे रखा था। 2004 में आम चुनाव हुए। उसके पहले अफगानिस्तान के संविधान का निर्माण हुआ और हामिद करजई के नेतृत्व में अफगानिस्तान में कई ने जन्म लेना शुरू किया। गाड़ी पटरी पर लौटती हुई दिखी, देश प्रगति के पथ पर जाते हुए दिखा, लेकिन यह सब तालिबानी लड़ाके शांत नहीं बैठे थे और वे लोग अमेरिकी फौजों से लगातार उलझने की कोशिश करते आ रहे थे। बीच अपनी ताकत को भी ये लोग बढ़ाते आ रहे थे। 2012 में इन लोगों ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि वह आगे पढ़ना चाहती थी। वहीं पर पेशावर के एक स्कूल पर इन लोगों ने हमला बोल दिया ताकि शिक्षा को क्षति पहुंचाई जा सके। 2014 में फिर से आम चुनाव हुए। हामिद करजई की जगह ले लिया राष्ट्रपति अब्दुल गनी ने और उस वक्त चुनावों के नतीजों पर भी सवाल उठे थे। अमेरिका की रुचि अफगानिस्तान में धीरे धीरे कम होते जा रही थी। बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, सभी ने अफगानिस्तान में खर्च कम करने का समर्थन किया और सेना की वापसी का समर्थन भी। इस तरह अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में फरवरी 2020 में वार्ता हुई और नाटो सेनाओं की वापसी 11 सितंबर 2021 तक होनी तय हो गई। उस समझौते में अफगान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी को पक्षकार नहीं रखा गया था।
अफगानिस्तान पर तालिबान का दोबारा कब्जा हो जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ओसामा बिन लादेन सहित अलकायदा के नेटवर्क को खत्म करना था ताकि भविष्य में आतंकवाद की कार्रवाई वह नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारी भूमिका राष्ट्र निर्माण की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा फोकस आतंकवाद से लड़ने पर होना चाहिए, जो कि वैश्विक समस्या है। अब सवाल उठता है कि $1 ट्रिलियन के खर्च और 1.5 लाख से ऊपर की मौतों का नतीजा फिर से 2001 के पहले के दौर में वापसी का कैसे निकला। जाहिर तौर पर कोई भी विदेशी शक्ति दूसरों में लोकतांत्रिक परंपराओं के वहन के लिए न तो कृत संकल्पित हो सकती है और न ही उसके ऐसा करने से स्थानीय परंपराओं में बदलाव हो सकता है। उल्टे प्रतिक्रिया स्वरूप परंपराएं जड़ जमा लेने की तरफ बढ़ चलती हैं। परंपराओं और पुरातन पंथों पर तो प्रहार समुदाय के अंदर से ही होना चाहिए, खासकर प्रभावित वर्ग के द्वारा। अफगानी महिलाओं की लड़ाई को कोई दूसरा नहीं लड़ सकता है, उन्हें स्वयं आगे आना होगा। अभी के दौर में यूएन से भी ज्यादा भरोसा नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि 5 अस्थायी सदस्यों की वीटो की पावर ने इस वैश्विक संस्था को ज्यादा कारगर नहीं बनने दिया है और अस्थायी सदस्य देश अपने हित में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के मत को दरकिनार करते हुए भी वीटो के वोट का इस्तेमाल करते हैं। अब यूएन की अस्थायी सदस्यता वाले देशों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब 1945 से वैश्विक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत भी वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहा है। अतः यूएन में इससे अस्थायी सदस्यता की राह में रोड़े अटकाकर यूएन की भूमिका को कमतर करने का प्रयास नहीं होना चाहिए और यूएन ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यूएन की कई एजेंसियां अफगानिस्तान में बहुत ही अच्छा काम कर सकी हैं और उन्होंने लोगों को राहत दिया है और अफगानिस्तान को आधुनिकता की राह पर, लोकतंत्र की राह पर लाने में मदद किया है। इसलिए भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक महत्व वाले देश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा सहयोग दिया जाना चाहिए और यूएन में इसकी सदस्यता का समर्थन किया जाना चाहिए ताकि यूएन की भूमिका बढ़े। आज यूएन अगर अफगानिस्तान में सक्रिय रूप से रहा होता तो अफगानिस्तानी जनता की इस तरह से दुर्गति नहीं होती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कभी भी किसी भी एक पक्ष में काम नहीं करेगा और वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और समादर की भावना का विकास करने में ही सहयोग करेगा। अब देखना यह होगा कि क्या तालिबान अपने अमानवीय चेहरे को बदल करके अफगानिस्तान में अमन चैन लाने वाला संगठन बनेगा। भारत अफगानिस्तान का मित्र राष्ट्र रहा है और नजदीक का पड़ोसी भी, जिसकी सीमाएं लगभग 106 किलोमीटर भारत के साथ जुड़ी हैं। भले ही वह सीमा रेखा आज अनधिकृत रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और लोकतांत्रिक देशों द्वारा अपनाए जाने वाले विकल्पों पर भी ध्यान दे रहा है। थैंक यू।